हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ईशान ठक्कर हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोरिवली में। और करंटली ये जो कोविड का जो सिनेरियो है, पैंडेमिक, मैं ऑलमोस्ट फर्स्ट डे से मेरी सर्विसेज दे रहा हूँ कोविड पेशेंट्स के लिए। जब 25 मार्च के आसपास से 21 मार्च से जब हमने यहाँ पे लॉकडाउन, पहले जनता कर्फ्यू फिर लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उस टाइम से आज तक बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं कोविड रिलेटेड, कोविड की अंडरस्टैंडिंग में, कोविड की ट्रीटमेंट में, और जो कोविड का आउटकम है उसमें बहुत सारे चेंजेस हम लोगों को देखने मिले हैं। पहले के सिनेरियो से आप काफ़ी हद तक वाकिफ़ होंगे, बिकॉज किस हिसाब से चीज़ें चल रही थी आप सब ने देखा है उसको। करंट सिनेरियो क्या है, क्योंकि हम कम्प्लीटली अनलॉक फेज़ में आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हम फील करते हैं। स्पेशली अभी एक जो नया आया है कि 4 स्टेट से अगर आप मुंबई में ट्रैवल कर रहे हो, सो आपका कोविड रिपोर्ट लेके आना है, तो उस हिसाब से बहुत सारी चैलेंजेस हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा डर सबके मन में बैठा हुआ है कि क्या सचमुच सेकेंड वेव आएगा, और अगर सेकेंड वेव आएगा तो क्या हाल होगा हमारा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सबके दिमाग में घूम रहा है। अगर हम बात करते हैं कि क्या मेजरली परिवर्तन आए हैं फ़िलहाल कोविड मैनेजमेंट में, सबसे पहले कि पिछले 6 महीने में हमारा नॉलेज इतना एनहांस हो गया है ये डिज़ीज़ के बारे में, ये वायरस के बारे में, कि करंटली अगर हम स्पेशली मुंबई के बारे में बात करें तो हमारा डेथ रेट काफ़ी लो हो गया है। और अभी भी आपको डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज पहले काफ़ी डेथ्स थे, अभी कम है, तो एवरेज आउट होके आपको एवरेज डेथ रेट मिल रहा है। बट करंटली डेथ रेट काफ़ी कम हो गया है। और उसके अलावा जो हमारा लुकआउट है डिज़ीज़ को ट्रीट करने का, जो हमारे कोविड केयर फैसिलिटीज़ है, वो इतने अच्छे से स्मूथली फंक्शनिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से हम लोगों की डेथ्स बचा पा रहे हैं। इसमें फ़िलहाल कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। सबसे एक बेसिक टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आपके आजू बाजू में आपको कोई भी कोविड पेशेंट मिलता है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको उनको गाइड करना है कि वो वॉर रूम के नंबर पे फ़ोन करें। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो शहर है मुंबई, वो बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड है। जैसे हम बोरिवली बोले तो बोरिवली आर सेंट्रल वार्ड में आता है, कांदिवली है तो आर साउथ में आता है, दहीसर है तो आर नॉर्थ में जाता है। वैसे हम बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइडेड है। हर एक वार्ड के पास एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर जो है उसको हम वॉर रूम बोलते हैं। एक डेडिकेटेड पूरा टीम है जहाँ पे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स, वो जो कॉम्बिनेशन है उसमें टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब मिला के काम करते हैं। और ये जो टीम है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी कोविड रिलेटेड पेशेंट आता है, उनको मैक्सिमम केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक वार्ड के पास कुछ हेल्थ पोस्ट है। हेल्थ पोस्ट यानी हर एक वार्ड को भी हमने छोटे छोटे सब सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, और ये सब सेक्शन के हिसाब से वो एक हेल्थ पोस्ट को, वो एक एरिया, एक हेल्थ पोस्ट को डेडिकेट कर दिया है। और वो हेल्थ पोस्ट वो पूरा उसका सर्वे करता है वहाँ का, कि वहाँ पे अगर कोई कोविड पेशेंट आया तो उसका कैसे वर्कअप करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे चीज़ें हैं, क्या है हमारा सिटी कैसे डिवाइडेड है और कैसे हम कोविड में फ़िलहाल हेल्प कर पाएंगे। जैसे ही कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है, आपको सबसे पहले ये करना है कि यू हैव टू फ्रीज आउट कि आप कौन से वार्ड में रहते हो, या जो पेशेंट है वो कौन से वार्ड में रहता है। जैसे ही उसका वार्ड उनको पता चल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको पता ही रहता है हम कौन से वार्ड में रहते हैं, उसके बाद उनको वहाँ के वॉर रूम को अप्रोच करना है। आपको वॉर रूम के जो नंबर्स है, हेल्पलाइन नंबर, वो स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे। आपको वॉर रूम्स को अप्रोच करना है। जैसे ही आप वॉर रूम को अपना डिटेल्स दोगे, वो वॉर रूम जिसने कॉल रिसीव किया है वो डिटेल्स वो डॉक्टर को पास ऑन करेंगे।
वॉर रूम के डॉक्टर को। वॉर रूम के डॉक्टर आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे, पूरी डिटेल्स फिर से वेरीफाई करेंगे और उसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे। वो जानकारी के बेस पे वो आपको गाइड कर पाएंगे कि क्या आप होम आइसोलेशन में रह सकते हो या आपको कोई कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है। अभी जैसे ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको शायद आप होम आइसोलेशन के लिए सूटेबल नहीं हो, अनफॉर्चुनेटली आपको कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, सो इन दैट केस वो क्या करेंगे कि वो आपको गाइड करेंगे कि कौन से कोविड केयर सेंटर में वो आपको भेजने की इच्छा रखते हैं बेस्ड ऑन आपने जो भी डिटेल्स उनको प्रोवाइड की है। जैसे ही वो हो जाएगा वो इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस देंगे और वो एम्बुलेंस आके आपको पिकअप करके वो कोविड केयर सेंटर लेके जाएगा। एंड ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ये टोटली फ्री है। ये गवर्नमेंट, ये बीएमसी प्रोवाइड कर रही है आपको, ये टोटली फ्री है। दूसरा कि अगर मैं कोविड केयर सेंटर्स की बात करूं तो कोविड केयर सेंटर्स भी बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। करंटली आप लोगों ने सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेंटर के बारे में सुना रहेगा, वो है नेस्को। सो हमारे पास ऐसे नेस्को जैसे टोटल 4 सेंटर्स है। दहीसर में है, दहीसर जंबो, नेस्को में है, नेस्को है जो गोरेगांव में है, देन बीकेसी में है और उसके बाद वर्ली में है। सो ये 4 जंबो फैसिलिटी हम इसको इसके लिए बोल रहे हैं। जंबो यानी उसकी क्राउड ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है, करीबन उसकी ऑक्यूपेंसी 1000 से लेके 2000 पेशेंट्स को अकोमोडेट करके ट्रीट करने की कैपेसिटी है। एट द सेम टाइम वहाँ पे एसिम्टोमेटिक से लेके मॉडरेटली सिम्टोमेटिक तक के सारे पेशेंट वहाँ पे रह सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सेंटर्स में इनबिल्ट आईसीयू भी है। उसके अलावा उनके वहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन, ये सारी फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है। इसके लिए हम उनको जंबो फैसिलिटीज़ बोलते हैं। इट इज़ लाइक मोर और लेस हम ऐसे बोलते हैं कि इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन और एवरीथिंग अंडर वन रूफ टॉप, वैसा सिनेरियो है। नाउ उसके अलावा देन हमारे पास जो है वो बीएमसी के एमसीजीएम के मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जैसे है कूपर है, केईएम है, नायर है, भगवती है। देन एक ज़माने में जो बहुत ही पॉपुलर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था 7 हिल्स, वो फ़िलहाल एमसीजीएम ने अंडरटेक किया है टू प्रोवाइड बेस्ट कोविड केयर फैसिलिटी। जैसे मुंबई में स्टार्टिंग में जब ये इन्फेक्शन शुरू हुआ था तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही फैसिलिटी था जो है कस्तूरबा। धीरे धीरे ये बहुत सारे सेंटर्स खुले एंड काफ़ी लोगों का मन दुख हुआ था उस समय जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था। ये लॉकडाउन के 2 पर्पसेस थे मेनली। सबसे पहला पर्पस था कि हम कम से कम इन्फेक्शन रख पाए, बिकॉज एट सम पॉइंट जिस हिसाब से बाकी सारे देशों का हाल था, हमारे जो विजनर्स थे उनको आइडिया था कि शायद हम भी वो स्टेज में कभी ना कभी तो पहुंचेंगे, बट हमको वो स्टेज के प्रिपरेशन के लिए जो थोड़ा समय चाहिए था, वो जो काम करने के लिए समय चाहिए था, वो पूरा हमने वो लॉकडाउन फेज में किया। पूरे जंबो फैसिलिटीज़ डेवलप किए, डॉक्टर्स को ऑन ड्यूटी हायर किया कि वो सब पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। सो ये जो मेन पर्पस था लॉकडाउन का वो हम सर्व कर पाए, और उसका हमको सबसे ज़्यादा योगदान जब हमारे पास सबसे पहला बड़ा वेव आया जो जुलाई अगस्त के दौरान आया, उस वेव में हम इसका सबसे मेजर बेनिफिट ले पाए, जिसकी वजह से हम कम से कम डेथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अच्छे से ट्रीट कर पाए। ये जो मैंने पूरा आपको बताया, ये तो फिलहाल करंटली क्या कर सकते हैं हम, जो कोविड पेशेंट अगर हमारे आजू बाजू आया और पहले से लेके अब तक का हिस्ट्री, कितने टाइप के फैसिलिटीज़ है, क्या सेटअप्स है, उसके बारे में हमने बात किया। नाउ उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ़िलहाल जो सबको डर एक सता रहा है कि व्हाट इफ़ अगर सेकेंड वेव आता है, अब क्या होगा अगर सेकेंड वेव आएगा तो कितने डेथ्स होंगे, क्या होगा, इज़ इट लाइक लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, क्या होगा। नाउ जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है पिछले 6 महीने के मेरे वर्कअप से, मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है कि शायद हमारे पास सेकेंड वेव आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है।
अगर सेकेंड वेव आना होता तो शायद अब तक आ चुका रहता था। सो सेकेंड वेव थोड़ा सा ट्रिकी सिनेरियो लग रहा है मुझे एट दिस मोमेंट। और दूसरा कि जिस हिसाब से वैक्सीन का वर्कअप हो चुका है, जो अगले 2 से 3 महीने में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बैक एंड वर्क चालू है। सो अगर ये दोनों सिनेरियो को हम मिक्स करते हैं तो शायद हम सेकेंड वेव के पहले ही मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे, और वैक्सीनेट होने के बाद शायद हम ये बीमारी से बाहर आ जाएंगे। नाउ बाई चांस समझो अगर ये सब करने में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है और थोड़े भी सेकेंड वेव आने के जो फियर है, और या तो वो सेकेंड वेव के हिसाब से केसेस बढ़ना शुरू होता है, सो व्हाट बेसिक प्रिकॉशंस या क्या बेसिक हमको ध्यान रखना है। सो सबसे मेन एंट्री पॉइंट वायरस का जो है वो हमें ध्यान में रखना है कि वायरस नोज और थ्रोट से कॉमनली एंटर करता है, नोज और माउथ से, सॉरी। सो नोज और माउथ से जब ये वायरस एंटर करता है, सो वी हैव टू सी टू इट दैट हम उसको कवर्ड रखें। सो मास्क पहनना इज मैंडेटरी, वो ज़रूरी है अपने लिए। सेकेंड कि अगर अब हम अनलॉक फेज में हैं जहाँ पे हम सब काम कर रहे हैं, सो जब हम बाहर काम पे जा रहे हैं, सो वी हैव टू सी टू इट कि हम कोई भी अनवांटेड चीज़ों को छुए नहीं। अगर हमने उनको छुआ है, सो वी सी टू इट कि हम अपने हाथों को धो ले, और अगर धो ना पाए तो सैनिटाइज तो ज़रूर कर लें। और ये धोना और सैनिटाइज करने के बीच का जो एक फेज़ है कि जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, शायद टच किया और आपको सैनिटाइज़र इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, आपको सैनिटाइज करने में 5 मिनट लगा, सो उस दौरान ट्राई करें कि हम मिनिमम से मिनिमम या कम से कम जगहों को छुए, स्पेशली अपने चेहरे को, अपने मास्क को ठीक करने के लिए बिल्कुल हाथ ना लगाएं। सो ये अगर हमने किया तो शायद हम ये वायरस को अपने बॉडी में एंटर करने से तो डेफिनेटली रोक पाएंगे। सेकेंड, ये वायरस बहुत सारे सर्फेसेस से, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे रहता है एट द सेम टाइम जब हम ट्रैवल करते हैं। सो काफ़ी टाइम हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है कि हम एट सम पॉइंट किसी ना किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आ ही जाते हैं। सो पॉसिबली है कि ये वायरस अपने कपड़े पे भी लग सकता है। सो बहुत सिंपल है, जैसे ही आप घर जा रहे हो, सो जैसे ही आप घर के पास पहुंचने वाले हो, घर पे किसी को कॉल कर दो, अगर घर पे कोई है तो घर पे कॉल कर दो, सीधा आप बाथरूम में जाओ, आप अपने कपड़ों को गर्म पानी में डाल दो, उसमें डिटर्जेंट डालो, उसको आधा घंटा रहने दो, नहा लो, फिर आप अपने घर वालों के साथ बैठ के बात करो। सो ये सेकेंड पॉसिबल पॉइंट है जहाँ से ये वायरस घर में प्रवेश कर सकता है। सो हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, वो चांसेस हम और कम कर पाएंगे कि वायरस घर में भी प्रवेश ना करे। तीसरा जो कॉमनेस्ट मोड है, दैट इज़ द करेंसी। ट्राई करो कि हम करेंसी का, फिजिकल करेंसी का हो सके तो थोड़ा कम यूज़ करें। और अगर वैसा नहीं कर पाते हैं, सो जैसे अगर आप मान लो आप सब्ज़ी लेने गए हो, सो अगर आपका सब्ज़ी 80 रुपये का है, 90 रुपये का हुआ है, सो ट्राई करो कि आप पूरा 100 रुपये का कर दो, या फिर उनको बोलो कि आप 10 रुपये रखो, कल के इसमें एडजस्ट कर लेना, ताकि कैश एक्सचेंज ना हो। बिकॉज उसके पास कितने सारे लोगों के कैश आए हैं वो हमको पता नहीं है। अगर वो उसमें से कोई करेंसी नोट उठा के हमको देगा तो पॉसिबल है, और हमारी एक हैबिट होती है कि हम वो करेंसी नोट को सारे बाकी के करेंसी नोट्स के साथ रख देते हैं, और फिर वो हम घर जाके बाहर भी निकालते हैं किसी और को देने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। सो पॉसिबल है वहाँ पे एक कंटैमिनेशन हो सकता है। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक सेपरेट कैरी बैग रखो, एक छोटा सा जिपलॉक रखो, कि जो भी रिटर्न कैश आया है उसको वो आप जिपलॉक में डाल दोगे, और वो घर पे जाके या तो आप आइदर सैनिटाइज कर दो, या तो उसको 48 आवर्स यानी 2 दिन के लिए ऐसे ही साइड पे रख दो, उसके बाद चाहिए तो आप उसको फिर से यूज़ में लाओ। थर्ड, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो सके तो उतना चेंज आप दे दो, जितना भी छुट्टा होता है उतना छुट्टा पैसा ही आप दे दो, ताकि करेंसी एक्सचेंज पिक्चर में ही ना आए। नाउ फोर्थ थिंग, क्वेश्चन आता है स्पेशली महिलाओं के लिए कि हम सब्जी लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं। सो मेजरली अभी जो दूध है वो हमको प्लास्टिक बैग्स में ही मिलता है या टेट्रा पैक्स में मिलता है। सो हम डेफिनेटली उसके ऊपर
हम सोप वाटर से उसको क्लीन कर सकते हैं या हम सैनिटाइज़र से वो पूरा प्लास्टिक क्लीन कर सकते हैं। सब्जियों को हम वार्मिश या गर्म पानी में हम थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं और फिर उनको टैप वाटर में, रनिंग वाटर में वॉश कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर फ्रूट्स है, जैसे कि फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस और ये जिनके छिलके हैं, तो वो छिलकों को हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिन फ्रूट्स को छिलके के साथ खाना है उनको हम अच्छे से वॉश करेंगे। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम शायद सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं। सो हम उनको अच्छे से वार्मिश हॉट वाटर में हम उनको वॉश करें और फिर रनिंग नल के नीचे थोड़ा 2 मिनट के लिए रख दे, वो पूरा वॉश आउट हो जाएगा, फिर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक प्रिवेंटिव टिप्स है कि हम अगर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो शायद हम ये वायरस को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। एट द सेम टाइम हमने बहुत समय से हम बात कर रहे हैं कि इससे अगर हमको बाहर आना है, सो द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इज हर्ड इम्यूनिटी। नाउ हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली इज अ आंसर, जिसकी वजह से ही तो हमारा ये पूरा वैक्सीन का वर्कअप है। बट देयर इज समथिंग एल्स विच वी ऑल्सो कॉल इज इनेट इम्यूनिटी। ये बहुत ही कम चर्चित विषय है। इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी की बाय बर्थ जो कैपेसिटी है डिजीज़ फाइट करने की, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि काफ़ी लोग हम में से अभी भी वायरस को एक्सपोज हुए हैं पर हमको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। एंड हम ये इनेट इम्यूनिटी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? काफ़ी टाइम यही इनेट इम्यूनिटी वो चीज़ है जो हम काफ़ी टाइम बोलते हैं कि सर मेरी इम्यूनिटी ख़राब है या मैडम मेरी इम्यूनिटी ख़राब है कि हर सीजनल फ्लक्चुएशन में मैं बीमार गिर जाता हूँ। सो ये जो इम्यूनिटी है इसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं? सो वी हैव टू सी टू इट। हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमको एटलीस्ट 6 से 7 घंटा अच्छे से नींद लेनी है। दिन का एटलीस्ट 3 लीटर जितना पानी पीना है। हो सके तो हमको अपना जो आहार है, जो खाना है, उसको बैलेंस रखना है, संतुष्ट रखना है। बैलेंस हम कैसे रख सकते हैं? सो हमारे डाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो हम 30% 30 से 35% जितना हम प्रोटीन इंटेक करेंगे, 25% जितना हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करेंगे, 20 से 25% जितना हम फैट्स का इंटेक करेंगे और 15 से 20% तक हम फाइबर का इंटेक करेंगे और उसके साथ वेजिटेबल्स और सैलेड्स का यूज़ करेंगे। सो ये सब का कॉम्बिनेशन हमको सारे एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमको दे पाएगा। सो इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है अगर उसको डैमेज भी होता है तो वो क्विकली अपने आप रिपेयर हो पाएगा। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमने शायद 4th और 5वीं क्लास में पढ़ा हुआ है बट हम भूल गए हैं ये सब चीज़ें। और चौथा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेंटल स्ट्रेस हम हो सके उतना कम लें। अभी सबसे कॉमन चीज़ हम लोगों से सुनते हैं, सर मेंटल स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? सो मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए 2 आसान से तरीके हैं। एक, दिन में एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा आप एक्सरसाइज कीजिए और हो सके तो 15 मिनट्स मेडिटेट कीजिए। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में यूजुअली हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो हमारा मूड एक अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम अगर हमने उसी समय मेडिटेट भी किया तो इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे माइंड में एक स्ट्रेस नहीं रहेगा और ये मेंटल स्ट्रेस नहीं रहा, सो अपना बॉडी भी उतना ही स्मूथली काम करेगा। सो ये एक बेसिक प्रिवेंटिव बहुत ही जनरलाइज टिप्स है और मैं अभी भी फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमने सब कुछ हमारे जनरल साइंस की बुक में पढ़ा हुआ है बट हम भूल गए हैं समय के साथ। बस हमको वापस वो किताबों में जाके उसको याद करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ अगर हमने कर ली तो शायद हम ये कोरोना का इन्फेक्शन अगर गलती से सेकेंड वेव आता है सो हम खुद को और हमारी फैमिली मेम्बर्स को बचा पाएंगे। नाउ तीसरा सबसे चर्चित विषय जो है कि वैक्सीन।
वैक्सीन, क्या स्टेटस है वैक्सीन का। सो इसमें बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे चीज़ें हम गूगल पे और अलग अलग पोर्टल्स पे पढ़ते रहते हैं। सो ये वैक्सीन जो है वो उसके मेजर ट्रायल्स हो चुके हैं। ये वैक्सीन बहुत जल्दी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स के लिए अवेलेबल होगी। द मोमेंट वो हो जाता है, इवेंचुअली ये वैक्सीन अगले 2 से 3 महीने में जनरल पॉपुलेशन के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। और मेजर जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन लोगों को काफ़ी अच्छे से परमिशन भी मिली है उसको ग्रैंड स्केल प्रोडक्शन के लिए, और उन्होंने वो ग्रैंड स्केल प्रोडक्शन के लिए जो चैलेंज है उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने अश्योर भी किया है कि वो उतना प्रोड्यूस करके हमको दे पाएंगे।